जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी की क्यूज पर। और आज की क्लास में रेलवे सुरक्षा बल 2025 के एग्ज़ाम की जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए आज की क्लास में जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे साथ पहली बार जुड़े हुए हो, मैं आपको बता दूँ कि क्लास के अंदर आपको 10 क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लास के अंदर आपको 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपको करंट से भी मिलेंगे, है ना, करंट से संबंधित क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आप क्लास को पूरा देखेंगे। और पहले तो एक बार मैं नाम लूँगा इन सभी भाई बहनों का जो मुझे प्रॉपर यहाँ पे कमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे सृष्टि कह रही हैं जय हिंद सर, और कामनी गुप्ता यहाँ पे आंसर कर रही हैं। और ये यहाँ पे ललित भैया हैं, शिवानी कासगंज हैं, चमन भैया हैं, विनय कुमार हैं। भाई मुझे पीडीएफ चाहिए भैया, मैंने आपको टेलीग्राम का जो लिंक है आपको रिप्लाई में दे दिया होगा, आप ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे कोमल आर्या हैं, और यहाँ पे अतुल भैया हैं, श्रद्धा हैं, विपिन हैं, मोनिका कुमारी हैं, सुमित भैया हैं, अमित राज हैं, और यहाँ पे अपना खंडवा चेतन भैया हैं, और यहाँ पे सुधीर कुमार हैं, डॉक्टर विकास कुमार हैं, और अवनीश भैया यहाँ पे हैं, योगेश भैया हैं, और तुषार कुमार हैं, और यहाँ पे मीना पनिका हैं, और सुदाम सुदाम करी और सिंगम सौरभ हैं, दीपक सिंह हैं, और नीलम हैं। तो बिल्कुल मैंने यहाँ पे सभी का नाम ले लिया है, और ये मेरे वो सभी दोस्त हैं जो मेरे साथ प्रॉपर जुड़ते हैं। तो पहले तो इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि जो आपको ये आरपीएफ की क्लास, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। जो आरपीएफ की क्लास है ये आपको अब मैं रिकॉर्डेड दे दिया करूँगा, क्योंकि ये शाम को 9 PM पर हम लोग लाइव करते थे, है ना, लाइव करते थे। अब यहाँ पे शाम को 9 PM पर आपको एसएससी जीडी की क्लास, ठीक है ना, एसएससी जीडी की जो क्लास है वो आपको मिला करेगी लाइव डेली। और आरपीएफ की जो क्लास है वो मैं आपको रिकॉर्डेड दे दिया करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कुछ एरर की वजह से क्लास हो नहीं पाया करती थी, है ना, सही से। तो बिल्कुल। और यहाँ पे देखो हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रश्न पे चलते हैं। और यहाँ दिया गया है, भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो बताओ भैया, भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का जो उद्घाटन है वो किस राज्य में किया गया है? ये देखो आपके करंट से संबंधित प्रश्न है। और यहाँ पे याद रखना ये गुजरात के वडोदरा में किया गया है, गुजरात के वडोदरा में किया गया है। तो आप यहाँ पे वडोदरा को भी याद रखेंगे, ठीक है ना भैया। कहाँ पर? वडोदरा में किया गया है। तो गुजरात यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि राज्य पूछा गया था। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? बताइए भैया, 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये भी देखो आपके करंट से संबंधित प्रश्न है। और आपको पूरी क्लास के अंदर मैं आपको बता दूं कि आपको करंट के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, है ना। तो बिल्कुल। और यहाँ पे जीएस के भी आपको प्रॉपर मिलेंगे, और जो पूछा जा सकता है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना भैया, 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो 2028 में होगा, ठीक है ना। कब होगा? 2028 में होगा। और लॉस एंजिल, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, जो 33वें हुए थे वो कहाँ हुए थे? वो भैया पेरिस में हुए थे, है ना। जो 33वें हुए थे वो पेरिस में हुए थे 2024 में। और 4 वर्ष बाद होता है भैया ओलंपिक। तो यहाँ पे याद रखना आपका 28 में जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है कि जो 35वां है ना भैया, 34वां तो ये 2028 में, जो 35वां है वो 2032 में होगा। अब ये 2032 वाला कहाँ होगा? तो याद रखना ये भैया ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो आप याद ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लेना। और देखो यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से टेम्पल 360 पोर्टल किससे संबंधित है? टेम्पल 360 पोर्टल जो है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो मैं यहाँ पे बताऊँ, जो आपका सही जवाब है वो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका संस्कृति मंत्रालय जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये पता है इससे क्या संबंधित है? याद रखना, जो तीर्थ स्थल है ना उनके ऑनलाइन दर्शन करवाना, है ना, उनका ऑनलाइन दर्शन के लिए से संबंधित है। तो ऐसे आप याद रखना। और एक देखो वो चला है डिजी क्लेम जो है पोर्टल, वो भी याद रखना, वो भैया केंद्र सरकार से संबंधित है। किससे? केंद्र सरकार से संबंधित है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है?
किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि ये प्रश्न ना आपके लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन प्रश्न है ना। और यहाँ पे बिल्कुल सबसे पुराना जो वेद है वो याद रखना आपका ऋग्वेद है, और इसी में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना भी दी गई है। सामवेद जो है संगीत का जनक है। संगीत कहाँ से लिया गया? सामवेद से। अथर्ववेद जो है ये याद रखना भैया, पूछ लिया जाता है जादू टोना से संबंधित, या फिर वशीकरण, प्रेम विवाह जो है वो सब आपका अथर्ववेद से संबंधित है। और जो एक आपका यजुर्वेद होता है ना, यजुर्वेद जो होता है वो याद रखना, वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, किस राज्य सरकार ने राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? देखो भैया ये भी आपका करंट से संबंधित है, और मैं यहाँ पे बता दूं कि वो जो राज्य है वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका जो विशेष शिक्षा जोन है, इसका मतलब है कि शिक्षा को बढ़ावा देना। क्या? शिक्षा को बढ़ावा देना, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा भी जा सकता है। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भैया देखो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है ना। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा पंडित रविशंकर जी। क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर जी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या आपने भी यही टिक किया था? कमेंट बॉक्स में आंसर अपना ज़रूर किया करो। और देखो मैं आपको बता दूं ये इन्हें कब मिला था, हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो याद रखना भैया 1968 में मिला था। क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ जो पढ़ते हैं दोस्त, क्योंकि लाइव क्लास अभी तक हम लोग 9 बजे करते थे इसको, है ना, तो कहते थे कि भैया हम नोट कर रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्त, तो हर चीज़ को आप नोट करोगे तो आपको याद रहा करेगा, और याद करने का यही तरीका है, जब नोट करोगे तो याद हो जाया करेगा। ग्रैमी पुरस्कार जो है ये कब प्रारंभ किया गया था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वो भी याद रखना भैया 1958 में हुई थी, है ना। तो बिल्कुल आप नोट्स बनाते जाएं और सभी प्रश्नों को नोट भी कर लिया करें। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का जो पाचन है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं कि ऑप्शन ए मुंह होगा आपका राइट आंसर, है ना। और देखो एक ऐसे पूछ लिया जाता है इसी प्रश्न को घुमा के कि पचे हुए भोजन का जो सबसे ज़्यादा अपशोषण है वो कहाँ होता है? तो वो छोटी आंत में होता है। जो पचा हुआ भोजन है उसका सबसे ज़्यादा जो अपशोषण है वो छोटी आंत में होता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल रंगपुर के खोजकर्ता कह रहा हूँ, उत्खननकर्ता कौन थे? मतलब वही है कि खोजकर्ता कौन थे या उत्खननकर्ता कौन थे? किसका भैया? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल रंगपुर का। तो भैया रंगपुर का यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा ए, रंगनाथ। देखो रंगपुर का पूछा जाएगा ना, तो रंगनाथ याद रखना, ठीक है ना। देखो कितना ट्रिक्स है, रंगनाथ या रंगपुर, है ना। तो ऐसे याद रखना, रंगनाथ और राव है इनका पूरा नाम, ये भी आप याद रखना, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं इन्होंने इसकी खोज जो है उत्खनन जो है वो कब करा था? तो याद रखना भैया 1957-58 में, ठीक है ना, 1957-58 में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, जो दयाराम साहनी है इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी, है ना। हड़प्पा के उत्खननकर्ता पूछ लिए जाते हैं, तो आप दयाराम साहनी जी को याद रखना है, जिन्होंने 1921 में करी थी, ठीक है ना। और राखल दास बनर्जी जो हैं इनसे भी याद रखना, इनने मोहनजोदाड़ो जिसे मृतकों का टीला कहते हैं, है ना, तो उसके उत्खनन करता थे, तो ये भी याद रखना। और देखो जो ये रंगनाथ राव थे ये उससे भी याद रखना, किससे? लोथल से, है ना। इसके भी उत्खनन करता यही थे, लोथल के भी रंगनाथ राव थे, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी यहाँ पे बताया आपने नोट करा होगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की जो आकृति थी वो कैसी थी? तो आप यहाँ पे इसका जवाब करिए। तब तक मैं बता दूं कि जो भी मेरे दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी 9 PM
दोस्त जुड़ जाया करो मेरे साथ। और जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी या फिर आपने जब सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन दबा रखा होगा, तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्लास को पूरा वॉच करना और अपनी जो तैयारी है वो बेहतर करना है। और देखो यहाँ दिया है मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की जो आकृति थी वो कैसी थी, तो याद रखना भैया ये थी आयताकार। कैसी थी? आयताकार। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ मोहनजोदाड़ो से याद रखना भैया क्या क्या मिला था, है ना, ये भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना भैया मंदिर जैसा महल मिला था, है ना, मंदिर जैसा महल मिला था। और पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी, है ना, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी, तो ये भी याद रखना। और जो नर्तकी थी ना, नर्तकी, तो नर्तकी की भी एक मूर्ति प्राप्त हुई थी, है ना, नर्तकी की भी एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? बताओ, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? देखो भैया आपका 2024 से संबंधित प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे याद रखना भैया भारत का जो स्थान था वो था 79 है ना, 79 यहाँ पे ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। इसमें जो नेपाल का है, नेपाल का याद रखना भैया 69 था, है ना, भारत का 79 और नेपाल का 69, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना। इसमें पता है कितने देश सम्मिलित थे? 142 देश। कितने देश? 142 देशों में से जो भारत की रैंकिंग है वो 79 है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो पहले नंबर पे था वो था डेनमार्क। कौन था? डेनमार्क था। दूसरे नंबर पे आपका नॉर्वे था, है ना, तो ये भी याद रखना। और तीसरे स्थान पर फिनलैंड था। तो बिल्कुल दोस्त यहाँ पे मैंने जो भी बताया है आप पूरा अपने नोट्स में अच्छे से नोट कर लेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ दिया है पनामा नहर निम्नलिखित में से किन महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर जो है वो निम्नलिखित में से किन महासागरों को जोड़ती है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो आपका राइट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन सी जो दिया गया है वो हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो ये पनामा नहर है ना, इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है ना, जो पनामा नहर है इसकी लंबाई है 82 किलोमीटर। कितनी है? 82 किलोमीटर, 82 किलोमीटर आपको ध्यान में रखना है। इसे कब खोला गया था? तो वो भी याद रखना भैया 15 अगस्त 1914 को इसे खोला गया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर है? जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान जो है वो विश्व में किस स्थान पर है? तो भैया याद रखना जनसंख्या के मामले में जो पाकिस्तान है उसकी रैंकिंग है 5वीं। ऑप्शन सी यहाँ पे 5वां सही जवाब हो जाएगा। भारत जो है, अब मैं आपको बता दूं कि पहले नंबर पे आ चुका होगा, है ना। तो बिल्कुल दोस्त, भारत जो पहले नंबर पे जनसंख्या के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ चुका है, ठीक है ना, 2024 के आंकड़ों के हिसाब से। और वैसे तो दूसरे नंबर पे आता है। और यहाँ पे याद रखना जो पाकिस्तान है 5वें नंबर पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो पाकिस्तान है उसका कौन सा स्थान है? तो याद रखना 33वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि में, ठीक है ना। और जनसंख्या में 5वां। वैसे जनसंख्या में पहले नंबर पे चीन, दूसरे पे भारत, तीसरे पे यूएसए और चौथे पे इंडोनेशिया, है ना। तो ऐसे आप याद रखना। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो याद रखना है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बी निर्माण। क्या? ऑप्शन सी बी निर्माण यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे विनिर्माण के अंतर्गत क्या क्या आता है ना। मैंने भी इस चीज़ को सोचा कि विनिर्माण क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो मैंने जब इससे चेक करा तो मुझे पता लगा जैसे कि कोई हस्तकला से बना हुआ आइटम है। तो मतलब ऐसा समझ लो कि हस्तकला से लेके औद्योगिक उत्पादन तक, है ना, उच्च तकनीकी तक जो भी है वो आपका विनिर्माण आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद रखना जिसे निर्माण किया गया हो। तो बिल्कुल दोस्त, तो सबसे बड़ा जो योगदान है भारतीय आय में वो विनिर्माण क्षेत्र का है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति आय सबसे अधिक है?
भैया प्रति व्यक्ति आय, माफ़ी चाहते हैं, प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे अधिक है। तो भैया वो राज्य कौन सा है? तो अभी जो हमारा 2024 के आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब जो है वो हमारा गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना ये वैसे भी सबसे अमीर राज्यों में आते हैं, ठीक है ना। ये वैसे भी सबसे अमीर राज्यों में दिल्ली है, हरियाणा है, तेलंगाना है, तो ये आप याद रखना। और वैसे सबसे कम वाले में सबसे गरीब में बिहार आ जाता है ना, सबसे गरीब वाली लिस्ट में बिहार आ जाता है पहले नंबर पे। और आपका यूपी है, असम है, तो ये आप याद रखना। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करते हैं? तो भैया भारतीय रेलवे जो है वो किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करते हैं? तो भैया ये तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, ये तीनों गेजों का प्रयोग करते हैं, है ना। और जो ब्रॉड गेज होता है उसकी जो चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है ना। और जो मीटर गेज होता है भैया ये तो सीधा 1 मीटर का ही होता है ना। कितना होता है? 1 मीटर का ही होता है। तो बिल्कुल, और इस तरीके से। और देखो एक याद रखना, आपसे और पूछ लिया जाता है स्टैंडर्ड गेज, है ना, स्टैंडर्ड गेज। तो याद रखना भैया ये दिल्ली मेट्रो से संबंधित है। स्टैंडर्ड गेज जो है वो दिल्ली मेट्रो है ना, तो ऐसे आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत वृद्धि की है? पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत वृद्धि करी है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो बिल्कुल कुछ दोस्त मेरे यहाँ पे 3% के साथ जा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि ऑप्शन बी जो दे रखा है 4% आपका राइट जवाब हो जाएगा। पंजाब सरकार यहाँ पे पूछा गया, ना कि भारत सरकार, है ना। तो पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत वृद्धि की है दोस्त? 4%। तो आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पे हमारा 17वां क्वेश्चन है। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकूंगा और इतना ही कहूँगा कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो। जो भी दोस्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, इस बार आपका मिशन वर्दी 100% कन्फर्म है और क्लियर होगा। बस उसके लिए ना दोस्त मैं कहता हूँ ना कि कोई भी लक्ष्य है वो इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं है, ठीक है ना। हारा कौन? हारा वही जो लड़ा नहीं। तो बिल्कुल दोस्त, कोई भी लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं होता है, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो बिल्कुल दोस्त, और जब यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुका हूँ तो इतना और कहूँगा कि जो भी मेरे नए दोस्त मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, कांस्टेबल की क्लास में जुड़ रहे हैं, एक बार आप लाइक वाला बटन ज़रूर दबा देंगे, है ना। और जो भी मेरे पुराने दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी दोस्त क्लास को लाइक करते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट है आप सभी का। और चैनल भी सब्सक्राइब सभी दोस्त करते हैं। बेल आइकन को जरूर दबा लिया करो, क्योंकि जो 9 PM क्लास होती है ना, वो एक बार जरूर ज्वाइन कर लिया करो जीएस की। उसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको जीडी से संबंधित, उसमें जीएस में आप समझ रहे हो ना, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल जितना भी नॉलेज है ना वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो बिल्कुल 9 PM क्लास ज्वाइन कर लिया करो, और थोड़ा सा दोस्तों के साथ में चैनल और क्लास को शेयर कर दिया करो, और बोल दिया करो कि अपना ही है, बस सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल, और यहाँ पे देखो अब प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? बताओ, निम्नलिखित में से ईडन गार्डन स्टेडियम जो है वो कहाँ स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये भैया आपका कोलकाता, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में है। अगर आपने मुंबई को टिक किया था तो मुंबई में आपको बता दूं मैं, वो है क्या, वानखेड़े स्टेडियम, है ना, वानखेड़े स्टेडियम है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और दिल्ली में आपका कौन सा है? फिरोज शाह कोटला मैदान, है ना, फिरोज शाह कोटला मैदान है। और ग्वालियर से याद रखना, ग्वालियर में वो है रूप सिंह स्टेडियम। देखो याद आ गया समय पे, रूप सिंह स्टेडियम। तो ये भी आप याद रखना, ये ग्वालियर में स्थित है। और ग्रीन पार्क कहाँ है? ग्रीन पार्क तो भैया ये कानपुर में है ना। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, पूछे जा सकते हैं। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य में सरहुल उत्सव मनाया जाता है? कौन सा? सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद भी कर रहा था कि जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे झारखंड, ऑप्शन बी। क्या आएगा बेटा? झारखंड, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा। तो बिल्कुल, और असम से आपसे ज़्यादातर बिहू पूछ लिया जाता है, और मैं आपको बताऊं ज़्यादातर बिहू पूछा जाता है। तो असम आप ये बिल्कुल रट लो, और ये सरहुल आपका झारखंड हो जाएगा। और तमिलनाडु से आप पोंगल को याद रखना, किसको?
पोंगल को याद रखना। देखो यहाँ पे डबल अंक की बिंदी लग गई, ठीक है ना। पोंगल को याद रखना। और बिहार से आपका उसे छठ पूजा को पूछा जाता है ना, छठ पूजा को। और एक आपका विदेशिया लोक नृत्य है, तो ये सब पूछ लिए जाते हैं। तो बिल्कुल ये आप क्या करेंगे, नोट कर लेना, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं, कल मैंने एक पेन मंगवाया भी था, है ना, पूरा पैड मंगवाया था, पेन पैड पूरा, ठीक है ना। फ़ोन में कनेक्ट भी करा और कर्जा भी हो गया 2500 रुपये का, है ना। लेकिन वो ये फ़ोन में कनेक्ट करने के बाद पता लगा कि ये चलेगा ही नहीं और रिटर्न पॉलिसी थी नहीं, तो वो अब रखा है। कभी लैपटॉप ले पाऊँगा तो उसे ऐड करूँगा। और बिल्कुल मैंने तो कोशिश करी, लेकिन अब मेरी राइटिंग पे मत जाना। और देखो यहाँ दिया है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य निम्न में से किसी को अलग करता है। यहाँ पे होना चाहिए था किसको, है ना, यहाँ पे सी नहीं होना चाहिए था, किसको अलग करता है। तो जिब्राल्टर जल डमरू माध्य जो है ये किसको अलग करता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे जो आपका राइट जवाब है वो स्पेन एवं मोरक्को हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, स्पेन और मोरक्को, मतलब मोरक्को और स्पेन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप सही जवाब लगा देंगे। सॉरी। और देखो यहाँ पे याद रखना, भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य, है ना। तो बिल्कुल, और ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच में, बताओ यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है आपका डोबर, कौन सा, डोबर जल डमरू मध्य। तो ये भी आप नोट कर लेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था। भैया अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था। मैंने बताया था ना कि अकबर का जो राज्यरोहण था वो 1556 में हुआ था, है ना। 1556 में इसने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था अकबर और हेमू के बीच में। तो यहाँ पे याद रखना भैया, जो अकबर है 1556 में इसने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था। और इसके मिलिट्री विभाग का जो प्रधान है वो था मीर बख्शी। कौन था, ऑप्शन सी मीर बख्शी आपका यहाँ पे राइट जवाब दोस्त हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया, भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की जो घोषणा है वो किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पे याद रखना भैया, वैसे तो ये यहाँ पे सही जवाब आपका 2019 हो जाएगा, है ना। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो 2008 राष्ट्रीय खनिज नीति जो थी उसे दोबारा से 2019 में प्रतिस्थापित कर दिया गया, है ना। तो यहाँ पे आप याद रखना भैया, ये 2019 में की गई है, क्योंकि प्रतिस्थापित किया गया है, कुछ चेंजमेंट हुए होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना 2019, ठीक है ना। तो इसके साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था वो कहाँ पर आयोजित, यहाँ पे 16वें नहीं 16वां होना चाहिए था। तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया, ये हुआ था कजान में। बताओ भैया कजान कहाँ है, बताओ। कजान में हुआ था। कजान जो है वो रूस में है। कहाँ पर, रूस। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ये पता है, देखो 2024 का ये भी करंट से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि ये 22 से 24 अक्टूबर 2024 को आयोजित हुआ था, 22 से 24 अक्टूबर तक। तो बिल्कुल ये आप याद रखना, कहाँ पर, रूस के कजान में हुआ था। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो हाँ दिया है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है। बहुत ही कंफ्यूज कर देता है ये क्वेश्चन, है ना। मैं भी इसमें कंफ्यूज हुआ हूँ कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती हैं, और शरीर से हृदय की तरफ ले जाने वाली क्या कहलाती हैं, है ना। तो ये आप याद रखना भैया, जो हृदय से शरीर की ओर ले जाती हैं, हृदय से शरीर की ओर ले जाती हैं, उन्हें धमनियाँ कहते हैं। धमनियों मतलब धमनियाँ, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर शरीर से हृदय की ओर, मतलब शरीर से हृदय की ओर पूछा जाता है तो वो शिरा होते हैं। कौन से, शिरा। और पेस मेकर जो होता है ये हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, ये हृदय धड़कन का नियंत्रक है, ऐसे याद रखना। और पेस मेकर शब्द भी पूछ लिया जाता है किससे संबंधित है ना। तो याद रखना भैया हृदय से संबंधित है। और एक चीज़ देखो, मैं यहाँ पे ना आज आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि जो हमारा हृदय होता है ये कब आराम करता है। तो कुछ दोस्त कहेंगे कभी नहीं करता भाई, प्रॉपर धड़कता रहता है, जब आराम करेगा तो मर जाएंगे हम। लेकिन मैं आपको बता दूँ, एक धड़कन से दूसरे धड़कन के बीच में ये आराम कर लेता है। सोचो। तो इसी तरीके से हमें भी मेहनत करनी है कि हमें अपना काम भी करना है और आराम भी करना है।
और मेहनत भी करनी है। तो बिल्कुल एक धड़कन से दूसरी धड़कन के बीच में हृदय आराम कर लेता है, ऐसा समझिएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है? हाइड्रोफोबिया, तो भैया हाइड्रोफोबिया जो है ये किसके काटने से होता है? तो याद रखना भैया ये कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज बोलते हो ना, तो यहाँ पे याद रखना भैया ऑप्शन सी, कुत्ते के काटने से होता है। एक आपसे पूछ लिया जाता है कि विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणु का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है ना, पूछ लिया जाता है। तो याद रखना वायरोलॉजी कहलाता है। क्या? वायरोलॉजी कहलाता है। ये भी आप याद रखना, यहाँ पे ला होना चाहिए था, है ना, लॉजी कहलाता है, वायरोलॉजी। तो आप ये भी याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, ध्वनि की गति निम्न में से किस में धीमी होती है? ध्वनि की गति निम्न में से किस में धीमी होती है? तो भैया यहाँ पे ध्वनि की गति पूछी गई है, तो याद रखना भैया ये सबसे धीमी होती है गैस में। किस में होती है? गैस में होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे याद रखना भैया, अगर सबसे ध्वनि का जो वेग सर्वाधिक पूछा जाता है तो ठोस में होता है सर्वाधिक, है ना। तो बिल्कुल ये भी आप याद रखना। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ध्वनि की जो चाल कितनी होती है, ध्वनि की जो चाल है वो कितनी होती है, तो याद रखना भैया 761 मील पर सेकंड, नहीं सेकंड नहीं, यहाँ पे घंटा होना चाहिए था, ठीक है, माफ़ी चाहते हैं। 761 मील प्रति घंटा, ठीक है ना, ऐसे आप याद रखना। और एक मील में कितने मीटर होते हैं? 1600 मीटर होते हैं, है ना। तो ये तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। तो यहाँ दिया है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पे आपका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आ चुका होगा। और ऑप्शन ए कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कोशिका यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे और कब करी थी ये भी आपको बताना है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था ना, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, है ना। तो बिल्कुल याद रखना, अल्वर वान कोलिकर ने करी थी। किसने करी थी? अल्वर वान कोलिकर ने करी थी। और कब करी थी तो वो भी याद रखना भैया 1857 में। और 1857 की क्रांति से भी प्रश्न पूछे जाएंगे बेटा, तो वो भी अपना टॉपिक एक बार पढ़ लेना, देख लेना। हालांकि मेरे साथ अगर जुड़े हो, चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो फिर टेंशन फ्री रहो, मैं आपको खुद ही करवा दूंगा और पूरा बता दूंगा, है ना। और वल्थर फ्लेमिंग से याद रखना, इन्होंने क्रोमोसोम की खोज करी थी। किसकी? क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम भी आपको याद होना चाहिए। और ये कब करी थी? तो ये याद रखना 1882 में करी थी इन्होंने। और जॉन पैलेट जो हैं, जॉर्ज पैलेट, माफ़ी चाहते हैं, जॉर्ज पैलेट, इन्होंने राइबोसोम की खोज करी थी। किसकी? राइबोसोम की, 1955 में। 1955 में राइबोसोम की जॉर्ज पैलेट ने खोज करी थी। तो ये भी याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना अपने नोट्स पे सही से। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार होता है? संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार होता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे बेटा? तो यहाँ पे याद रखना, जो आपका राइट आंसर है वो राज्य सरकार, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्य सरकार, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। तो बिल्कुल। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो मैं आपको बता दूं कि दोस्त पीडीएफ जो है आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। आप जो भी मेरे साथ नए जुड़े हो, टेलीग्राम एक बार ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको लगभग 60 पीडीएफ, है ना, 50-50 क्वेश्चनों की 60 पीडीएफ आपको पड़ी होंगी। और साथ में मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी की भी, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए वो भी क्वेश्चन साथ में होंगे, वो भी वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लगना है। बस आपको ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने का भी कोई चार्ज नहीं लगना है। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ आप ज्वाइन कर लेंगे। और अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो देखो भैया 26 अक्टूबर का ये करंट से संबंधित है ना, 2024 के करंट से संबंधित है। तो आपको बताना है यहाँ पे 26वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है तटरक्षक बल के? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि आपका परमेश मीणा जी, बिल्कुल शिवमणि जी, माफ़ी चाहते हैं, परमेश शिवमणि जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी। निम्नलिखित में से चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो कहाँ आयोजित हुई थी। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, चारों आपको पता होना चाहिए। और एक ट्रिक थी, आजकल शोक नहीं, है ना, ऐसे कि किसके शासनकाल में हुई थी। तो बिल्कुल यहाँ पे पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो चौथी है आपकी वो हुई थी कुंडलवन। कहाँ हुई थी? कुंडलवन मतलब कश्मीर में, है ना। और ये राजा कनिष्क के शासनकाल में। देखो का ये है आपकी चौथी, ठीक है ना। देखो कनिष्क के शासन में कुंडलवन मतलब कश्मीर, है ना। तो ये चौथी आपकी हुई थी, आप याद रखेंगे। और राजगृह में जो है, राजगृह में आपकी पहली हुई थी। कैसे? आज कल शोक नहीं, आ से मतलब अजात शत्रु के शासनकाल में। किसके? अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय कहाँ हुई थी? वैशाली में। द्वितीय कहाँ हुई थी? वैशाली में। तो आज कल, कल मतलब काला शोक, है ना। तो आज अजातशत्रु, कल काला शोक। और तीसरी जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के शासनकाल में। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखो अशोक और कनिष्क याद रखना, और ये आज और कल से याद कर लेना, है ना। मैंने ऐसे ही याद करा था, वो मैंने आपको बता दिया, आप भी नोट कर लेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है 21वें जैन तीर्थकार निम्नलिखित में से कौन थे। 21वें जैन तीर्थकार जो हैं वो निम्नलिखित में से कौन थे। किसके? जैन धर्म के। तो बताओ भैया जैन धर्म के 21वें तीर्थकार कौन थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। देखो 24वें पूछे जाते हैं, आप सभी बता देते कि महावीर स्वामी जी थे, है ना। अब यहाँ पे 24वें एवं आखिरवें नहीं पूछे हैं, लास्ट नहीं पूछे हैं, यहाँ पे 21वें पूछे हैं आपसे। तो याद रखना भैया वो नेमिनाथ जी थे। कौन थे? नेमिनाथ जी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ऋषभ देव जो थे ये प्रथम थे, और जो पार्श्वनाथ थे वो आपके 23वें थे। 24वें आपके महावीर स्वामी, 23वें आपके पार्श्वनाथ जी, और अजीतनाथ जी जो थे ये याद रखना ये दूसरे थे। ऋषभ देव पहले और अजीतनाथ दूसरे। तो यहाँ पे आगे या पीछे के ही पूछे जा सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है अंडमान निकोबार में स्थित हैवल द्वीप का नया नाम क्या है। बताओ भैया अंडमान निकोबार में स्थित हैवल द्वीप का नया नाम यहाँ पे क्या है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि आपका जो जवाब आएगा वो ऑप्शन सी स्वराज द्वीप आएगा। क्या आएगा? स्वराज द्वीप। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो आप नोट कर लेंगे। और डॉक्टर अंबेडकर द्वीप नहीं, यहाँ पे याद रखना भैया डॉक्टर अंबेडकर जो हैं ये उसका हरिजन शब्द जो है उसकी जगह पे डॉक्टर अंबेडकर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने ये अपने यहाँ पे मतलब लागू किया है ना। तो ऐसे आप याद रखना, हरिजन शब्द हटा के डॉक्टर अंबेडकर लगा दिया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। भैया देखो आपके दिवस से संबंधित मैं आपको बता दूं कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना दोस्त। और देखो अगर कोई इंग्लिश में कन्वर्ट में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत कहने पे मैंने इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करा है ना। और मेरी इंग्लिश जो है थोड़ा सा वीक है, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर कोई एरर हो तो उसके लिए पहले सॉरी। और देखो यहाँ पे जो पराक्रम दिवस है वो मनाया जाता है 23 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है? देखो 15 जनवरी को तो थल सेना दिवस मनाते हैं, है ना, थल सेना दिवस। 16 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। क्या? स्टार्टअप दिवस। देखो ये आप नोट कर लेना, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या? मतदाता दिवस। तो ये भी आप याद रखना। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना। और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मार के हत्या कर दी थी, है ना। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया है। मैंने आपको जो लाइव क्लास होती थी उसमें मैंने आपको शनिवार को बताया था, है ना, कि साहित्य में किसे मिला था और फिजिक्स में किसे मिला था। तो बिल्कुल मैं अब यहाँ पे चाहता हूँ कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में HW है आपका आज का, है ना। तो बिल्कुल इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आप बता सकते हैं कि फिजिक्स में किसे मिला था तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे साहित्य में पूछा गया है, तो आप अगर दोनों का आंसर पता है तो आप बताएंगे। और अगर आप 34 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर पता है वो भी आप बताएंगे। तो बिल्कुल। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है निम्नलिखित में से G20 समूह की स्थापना कब हुई थी। बताइए यहाँ पे बेटा G20 समूह की जो स्थापना है
वो कब हुई थी? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? देखो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि आपका राइट आंसर 1999 ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। कब हुई थी? 1999 में हुई थी। तो ये आप याद रखना। और देखो मैं आपको बताऊँ, ये जो G20 है, इसमें जी का मतलब पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो ये है आपका ग्रुप, क्या है? ग्रुप है। तो ये भी आप याद रखना। और एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो मैं बताऊं, इसका कोई मुख्यालय नहीं है, इसका कोई मुख्यालय नहीं है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। क्या है? एक समूह है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसमें 19 तो देश हैं और एक आपका यूरोपीय संघ है, ठीक है ना। एक आपका यूरोपीय संघ है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? निम्नलिखित में से चंपारण सत्याग्रह जो है वो कब हुआ था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे भैया? मैंने आपको उस दिन बताया था कि पहला कहाँ और भारत में पहला जो सत्याग्रह हुआ था वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, है ना। ये भी लाइव क्लास में बताया था। तो याद रखना भैया, ये था 1917 में। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो 1917 में हुआ था। आप याद रखना। 1918 में आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, है ना। कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो ये भी याद रखना। 1919 में आपका खिलाफत आंदोलन, है ना, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो ये भी आप याद रखना। 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए थे, जिसे भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, है ना, 9 जनवरी। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और चलते हैं, पॉइंट हैं, माफ़ी चाहते हैं। और देखो यहाँ दिया है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए ज़िले बनाए गए हैं? तो देखो ये आपके करंट से संबंधित प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में नए ज़िले बनाए गए हैं। तो कितने बनाए गए ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ पे याद रखना भैया, 5 नए बनाए गए, 2 पहले के, है ना। तो टोटल अब जो हैं वो कितने हो गए हैं? 7 ज़िले हो गए हैं। कहाँ? लद्दाख के अंदर नए ज़िले 5। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका प्रश्न का जो है सही जवाब हो गया। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। तो यहाँ दिया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल आप याद रखना भैया, ये आयरलैंड के संविधान, ऑप्शन सी। बिल्कुल मुझे पता था आपका यही आंसर आएगा बेटा, और आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। और मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति जी का निर्वाचन की प्रक्रिया है राष्ट्रपति जी के, वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना। और जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध लिए गए हैं। आपात उपबंध जो है, आपातकालीन उपबंध है, वो आपके जर्मनी के संविधान से। सोवियत संघ से तो आपका ज़्यादातर आपसे पूछ लिया जाता है। तो सोवियत संघ से क्या लिया गया था, कमेंट बॉक्स में बताओ। और मैं आपको बताता हूँ मूल कर्तव्य, है ना, मूल कर्तव्य। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तट को क्या कहते हैं? मंगलुरु से कन्याकुमारी मतलब कि मंगलुरु मतलब कर्नाटक, है ना, से कन्याकुमारी मतलब तमिलनाडु, है ना, के तक के तट को क्या कहते हैं? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था, और मुझे यही उम्मीद थी कि आपका ऑप्शन ए मालाबार तट आएगा, है ना। तो बिल्कुल मालाबार तट कहते हैं। कोरोमंडल तट जो है ये कहाँ से कहाँ तक के तट को बोलते हैं? तो कोरोमंडल आप याद रखना भैया, तमिलनाडु से लेके आपके आंध्र प्रदेश तक, है ना, आंध्र प्रदेश तक, जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था 1953 में, है ना। देखो ये रिवीजन कर लिया करो, यही रिवीजन है, रिवीजन भी कर लिया करो। कोंकण तट जो है ये आप याद रखना, ये आपके गुजरात से लेके गोवा तक का, है ना। तो इसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे और आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है, भारत ने विदेशी मुद्रा भंडार में पहली बार कौन सी मील का पत्थर हासिल किया है? देखो भैया ये आपसे पूछा जा सकता है, करंट से संबंधित है। भारत ने विदेशी मुद्रा भंडार में पहली बार कौन सा मील का पत्थर हासिल किया? 2024 के करंट से संबंधित। आप यहाँ पे याद रखना भैया, जो भारत ने ना 700 अरब डॉलर, अमेरिकी डॉलर, है ना, 700 अरब अमेरिकी डॉलर का जो आंकड़ा था ये पहली बार क्रॉस किया है। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल 700 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा भारत ने पार किया है। तो ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट
पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल क्या है? बताओ निम्नलिखित में से पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल क्या है? देखो भैया, पहाड़ियों से संबंधित, दर्रों से संबंधित, नदी नालों से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए हैं ना एसआई के पेपर में, आपसे भी पूछे जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उनका लेवल जो है वो कम रहेगा, है ना। तो यहाँ पे याद रखना भैया, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी। तो आप याद रखना, पूर्वी तट तथा एवं पश्चिमी तट पर्वत श्रेणियों का जो सम्मिलित स्थल है वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो गया। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भैया यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि आपका जो जवाब आएगा वो JV कृपलानी आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं, फुल फॉर्म JV कृपलानी की जीवट राम भगवान दास कृपलानी जी था पूरा नाम, ठीक है ना। तो ये देखो आप नोट कर लेना, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने भी ये नाम ना अभी जब गूगल पे सर्च करा तब पूरा नाम देखा। वैसे मैं भी सिर्फ इतना ही जानता था, JV कृपलानी, है ना। तो जीवट राम भगवान दास कृपलानी पूरा नाम है। और आप याद रखना, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और जो पाकिस्तान है वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 14 अगस्त को, क्योंकि पता है यहाँ पे लॉजिक क्या है, देखो समझने वाली बात है, कभी भूलोगे नहीं फिर। ये जो पाकिस्तान है ना, इसका समय हमसे 30 मिनट पीछे चलता है। इसका जो समय है भाई, इसका तो वैसे भी समय हमसे पीछे चलता है, तो याद रखना इसका जो समय है वो 30 मिनट पीछे चलता है, ठीक है ना। अब जो हमें आज़ादी की घोषणा जो हुई थी वो हुई थी रात 12 बजे 1947 में, है ना। रात 12 बजे हुई थी अगर, और वो थी मतलब कि डेट थी 14 अगस्त, मतलब रात के 12 बज चुके थे। मतलब हमारे यहाँ ये डेट 15 अगस्त हो गई थी, उनके यहाँ 11:30 का समय हुआ था, ऐसे समझिए। तो 14 अगस्त ही थी, है ना। तो ये पाकिस्तान जो है वो अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है और हम अपना 15 अगस्त को मनाते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ दिया है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? बताओ, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? देखो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी ही होगा, 26 नवंबर। नहीं, यहाँ पे जो जवाब है वो सही है, 26 नवंबर 1949, हाँ सही है। और लागू हुआ था, हाँ 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, यही मिस्टेक हो रही थी। तो लागू ये हुआ था, अंगीकार जो अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा वो 26 नवंबर 1949। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? भारत का के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो बताओ भैया, देखो आपके अनुच्छेद जरूर पूछे जाएंगे, 110% आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे वो सब रट मारो जो आपसे पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? अनुच्छेद 44। क्या बताएंगे? अनुच्छेद 44। यहाँ पे समान नागरिक देख के ना अनुच्छेद 14 भी करने का मन करा होगा कुछ दोस्तों का। तो मैं आपको बता दूं, कानून के समक्ष समानता का जो अधिकार है, कानून के समक्ष समानता का जो अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 14 में है ना। कुछ दोस्तों ने अनुच्छेद 16 को भी किया होगा। तो अनुच्छेद 16 जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इसमें आपको अफसर की समानता है, अफसर की समानता है, ये आप याद रखना। और जो अनुच्छेद 32 है, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? बताओ भैया, सांसदों के वेतन का जो निर्णय है वो कौन करता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? कुछ दोस्त राष्ट्रपति जी को, कुछ प्रधानमंत्री जी को टिक कर रहे हैं, लेकिन सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी, संसद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संसद हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? आप इसका जवाब करेंगे तब तक मैं आपको एक लाइन सुना देता हूँ, है ना। मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे रुकना चाहिए, क्योंकि एकदम से आपको सब बताया जा रहा हूँ। आप तब तक नोट कर लो जो भी आपका छूट रहा हो। और अगर आपने क्लास को अभी तक लाइक वाला बटन ना दबाया हो तो लाइक वाला बटन दबा देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, और दोस्त के साथ में, अपने फ्रेंडों के साथ में क्लास को शेयर कर देना, ठीक है ना दोस्त। और मैं देखो आपसे वैसे भी कहता हूँ कि जो सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर होता है, सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर होता है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, है ना। सपनों के लिए क्या है? आराम से सोते रहो, देखते रहो, है ना, बिना मेहनत की नींद चाहिए। और अगर लक्ष्य के लिए
आपको क्या चाहिए, बिना नींद की मेहनत चाहिए, है ना। देखो फ़र्क है, वो बिना मेहनत की नींद होती है, और लक्ष्य के लिए व्यक्ति जो होता है वो बिना नींद की मेहनत करता है, तो है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बिना नींद की मेहनत आपको करनी है, और इस बार सफलता आपको स्मरण करनी है, सफलता आपको मिलेगी। और यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो राष्ट्रपति जी हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। तो यहाँ दिया है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो कब हुई थी। तो भैया आप ध्यान रखना, ये हुई थी 26 अक्टूबर 1962 को। कब, 26 अक्टूबर 1962, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा, है ना। और ये फिर आपातकाल रहा था कब तक, 10 जनवरी 1968 तक। देखो 1962 से 1968 तक रहा था। इसमें पता क्या हुआ था, इसमें भारत और चीन का युद्ध हुआ था, है ना। तो चीन ने हमला कर दिया था भारत के ऊपर, तो ऐसे आप याद रखना। तो फिर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू जी थे, है ना। और राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, ये भी पूछ लिया जाता है ना। तो याद रखना भैया, ये अनुच्छेद आपका हो जाएगा 352, है ना, 352। तो ऐसे आप याद रखना। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, दूसरा जो देखो अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। कितनी बार, 3 बार हो चुकी है ना। तो दूसरी बार याद रखना, ये 3 से 17 दिसंबर 1971 में हुई थी। 3 दिसंबर 1971 में हुई थी, है ना, 3 दिसंबर 1971 में। तो ये भी आप याद रखना, उस टाइम वो थी कौन, इंदिरा गांधी जी, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इसमें उत्पादन विधि और आय विधि, व्यय विधि सब होता है। मतलब यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था ऑप्शन ये सभी, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ये सभी राइट आंसर। उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, मतलब खर्चा विधि, है ना। तो ये सब जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे याद रखना भैया, आपका सही जवाब जो है वो होगा ये सभी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। बताओ, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो किस फसल पे पड़ा था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल याद रखना भैया, गेहूं पर पड़ा था। और मानव ने सबसे प्रथम बार जो फसल उगाई थी वो थी जौ, है ना। ये भी पूछ लिया जाता है, जौ और गेहूं भी, है ना। ऑप्शन में आपको ज़्यादातर जौ मिलेगा, तो आप लगा देना सही जवाब। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है। तो बताओ, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था ऑप्शन डी, आप 90% को सही टिक करेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि आज की क्लास कैसी रही। आपका फीडबैक मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। आप बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और क्या आपने अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर किया है। और देखो दोस्त, थोड़ी सी यार हेल्प कर दो, दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। अपने दोस्तों को बोल देना कि अपना ही चैनल है ना, सब्सक्राइब कर लो। और बिल्कुल, और किसी को अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, या फिर यहाँ से डायरेक्ट चैनल को ओपन करोगे। और जब चैनल को ओपन करोगे तो यहाँ पे ये ऐसा आइकन आ रहा होगा, यहाँ लिखा होगा देशी फ्रॉम गाँव वाला, यहाँ एक टी करके लिंक लगा होगा, 1 मोर लिंक लिखा होगा। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो एक मेरा टेलीग्राम और एक मेरा इंस्टाग्राम, दोनों का लिंक आपको दिखेगा। आप इंस्टाग्राम पे चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको PDF फ्री मिल जाया करेगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त, अभी तक मेरे साथ रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।